अस्सलाम वालेकुम। ऑलराइट, सो अब हम ऑल्टरनेटिव कॉस्टिंग प्रिंसिपल स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला जो है ना वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, ये सब हमने कर लिया है, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक मॉडर्न टेक्निक है जो कि ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। तो इसकी पुरानी टेक्निक क्या होगी? मार्जिनल कॉस्टिंग तो इस तरह का कोई काम नहीं करती। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है वो ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। तो पुरानी टेक्निक क्या हो गई? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। नई टेक्निक क्या हो गई? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अच्छा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की तरफ आ क्यों रहे हैं? उसकी वजह ये है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आपने देखा था कि वो सारे ओवरहेड्स को कहता था कि टोटल कर लो। वो कहता था कि टोटल ओवरहेड्स, टोटल बजटेड ओवरहेड्स को डिवाइड कर दें आप लेवल ऑफ एक्टिविटी से, ठीक है। और लेवल ऑफ एक्टिविटी में वो एक लेवल ऑफ एक्टिविटी सेलेक्ट करता था, भले वो मशीन आवर्स सेलेक्ट करे, भले वो लेबर आवर्स सेलेक्ट करे। अब मसला यहाँ पर आता है कि अगर मैं रियलिस्टिकली सोचूं तो कंपनी में तो इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट से कोई ना कोई ओवरहेड इनकर हो रहा होगा। और क्योंकि हर डिपार्टमेंट से कोई ना कोई ओवरहेड इनकर हो रहा है, तो हो सकता है एक डिपार्टमेंट में मशीन ज्यादा हो जिसकी वजह से मशीन आवर्स से हमें ओवरहेड्स इनकर हो रहे हो, और दूसरे डिपार्टमेंट में लेबर ज्यादा हो जिसकी वजह से लेबर आवर्स की वजह से हमें ओवरहेड्स इनकर हो रहे हो, राइट। अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहता है कि भाई आप जो है दोनों को ऐड कर लें और कोई एक ही बेसिस रखिएगा, या तो मशीन आवर्स या लेबर आवर्स। तो अगर मैं लेट से मशीन आवर्स रखती हूँ तो दूसरे डिपार्टमेंट को किस तरीके से आप केटर करेंगे? दूसरे डिपार्टमेंट में तो लेबर ज्यादा था। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लेट से मशीन ज्यादा थी, तो मशीन आवर्स वहां पे ज्यादा कंज्यूम हुए। फाइनेंस डिपार्टमेंट में लेट से लेबर आवर्स ज्यादा कंज्यूम हुए। तो उनके लिए तो बहुत अनफेयर हो जाएगा ना कि आप उनके ओवरहेड्स भी मशीन आवर्स के ऊपर ही एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मतलब मशीन आवर्स के हिसाब से ही कंप्यूट कर रहे हैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। तो इस अनरियलिस्टिकनेस को छुपाने के लिए या उससे हटने के लिए, थोड़ा रियलिस्टिक प्रोसीजर अपनाने के लिए हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहता है कि भाई हर डिपार्टमेंट की जो ओवरहेड्स है उसको आप अलहदा रखें, टोटल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ओवरहेड अलग रहेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट का ओवरहेड अलग रहेगा। अब इसके लिए सूटेबल कॉस्ट ड्राइवर सेलेक्ट कर लें। कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है? वो चीज जिसकी वजह से कॉस्ट इनकर हो रही हो। तो मैंने आपको बोला था कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मशीन आवर्स ज्यादा कंज्यूम हो रहे हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट उस, यानी मशीन आवर्स की वजह से कॉस्ट ज्यादा इनकर हो रही होगी ओवरहेड्स की। इसी तरह फाइनेंस डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा लेबर है, तो लेबर की कॉस्ट ज्यादा होगी, तो लेबर आवर्स की वजह से हमें ओवरहेड्स इनकर करने पड़ रहे होंगे। तो हर कॉस्ट पूल क्या होता है? जो डिफरेंट डिफरेंट ओवरहेड्स हैं उसको हम कॉस्ट पूल कहेंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ओवरहेड एक कॉस्ट पूल है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का ओवरहेड दूसरा कॉस्ट पूल है, ठीक है। अलहदा अलहदा कॉस्ट पूल आपने अपना लिए, आपने चेक कर लिए, आपने सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद आपने उनकी कॉस्ट ड्राइवर, अप्रोप्रिएट कॉस्ट ड्राइवर सेलेक्ट किया। मशीन आवर्स हो गया प्रोडक्शन के लिए मेरी एग्जाम्पल के तहत, और लेबर आवर्स हो गया फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए अगेन मेरी एग्जाम्पल के तहत, ठीक है। अब जब आपने कॉस्ट पूल, कॉस्ट ड्राइवर्स दोनों सेलेक्ट कर लिए, अब आप हर पूल के हिसाब से एक ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट अलहदा कैलकुलेट करेंगी। एब्जॉर्प्शन क्या कर रहा था? उसने बोला था टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय टोटल लेवल ऑफ एक्टिविटी कर दें बजटेड बेसिस पे, तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगा। अब एबीसी क्या कर रहा है? वो कह रहा है हर डिपार्टमेंट की या हर ओवरहेड को आप अलहदा रखें, और जो जितने भी ओवरहेड्स के कॉस्ट पूल बन रहे हैं उन सब पे आप एक एक ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट कर लें। तो मेरी एग्जांपल के मुताबिक हमारे पास दो कॉस्ट पूल्स थे, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ओवरहेड था, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट ओवरहेड था। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ओवरहेड को डिवाइड कर देंगे मशीन आवर से, एक ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकल आएगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स को आप डिवाइड कर देंगे लेबर आज से, तो दूसरा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगा, ठीक है।
यानी जितने ज्यादा ओवरहेड्स उतने ज्यादा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में निकलेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये सब मैंने पूरी अपनी स्टोरी में एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो इसको आप खुद भी पढ़ सकती हैं, समझ में आ जाएगा सब। इलस्ट्रेशन 1 पे आ जाते हैं। वो कह रहे हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्सेस एबीसी। इसमें बोला मेज पीएलसी हैज अ सिंगल प्रोडक्शन सेंटर and has provided the following budgeted information for the next period. 3 प्रोडक्ट्स हैं और टोटल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। प्रोडक्शन एंड सेल्स यूनिट्स बता दिए, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट, मशीन आवर्स पर यूनिट, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स, नंबर ऑफ कंपोनेंट रिसीट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर्स। डायरेक्ट लेबर $8 पे हो रहा था, और ओवरहेड कॉस्ट इसने बता दिए कि सेटअप, मशीन, गुड्स, इनवर्ड्स, पैकेजिंग, इंजीनियरिंग, ये एक एक अलहदा कॉस्ट पूल है। ठीक है, और ये इसने टोटल भी कर दिए ओवरहेड्स को। तो ये जो टोटल है ये हम एब्जॉर्प्शन के लिए यूज करते हैं, और ये जो अलहदा अलहदा कॉस्ट पूल्स बने हुए हैं इसको हम यूज करेंगे एबीसी के लिए। ठीक है, अब सबसे पहली चीज मैं आपको ये समझा दूंगी, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स क्या चीज होती है। नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स वो चीज होती है कि जब आप मशीन को सेटअप करते हैं, ठीक है, आप मशीन को कहते हैं कि भाई मतलब अब आपने जब प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है तो आप मशीन को सेटअप करते हैं, फिर आप मशीन को चलाते हैं, और मशीन की जितनी भी कैपेसिटी होती है कि वो लेट्स से 100 यूनिट्स एक गो में बनाएगी। एक गो में मतलब कि एक दफा चल पड़ी तो 100 यूनिट्स बनाएगी फिर ही रुकेगी। तो ये एक प्रोडक्शन रन हो गया। इसी तरह अगर दूसरा प्रोडक्शन रन स्टार्ट करते हैं तो फिर दूसरे प्रोडक्शन रन में भी वो 100 यूनिट्स और बना देगी, यानी टोटल आपके 200 यूनिट्स बन जाएंगे। तो इसका मतलब ये है, जैसे इसने प्रोडक्ट ए में लिखा हुआ है कि 5 प्रोडक्शन रन थे, मतलब ये है कि 5 दफा आपने मशीन ऑन की है। एक दफा ऑन की, यूनिट्स बन गए, बंद हो गई मशीन, फिर दूसरी दफा ऑन की, बंद हो गई, फिर तीसरी दफा ऑन की, यूनिट्स बनाकर बंद हो गई, इस तरह 5 दफा। इसी तरह प्रोडक्ट बी में उसने 10 दफा कहा है, और प्रोडक्ट सी में आपने मशीन चलाई है 25 दफा। नंबर ऑफ कंपोनेंट रिसीट्स का क्या मतलब है? कंपोनेंट रिसीट्स मतलब कि जितने भी आपने रॉ मटेरियल्स खरीदे उसकी कितनी दफा आपको रिसीट्स हासिल हुई हैं, उसको ये लिंक कर रहा है। ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर्स, प्रोडक्शन ऑर्डर मतलब कि आपको ऑर्डर कितने मिले, कि यानी ऑर्डर कितनी दफा मिले हैं कि आपने प्रोड्यूस करना है। तो प्रोडक्ट ए में आपको 15 दफा ऑर्डर मिला था कि प्रोडक्शन करनी है, प्रोडक्ट बी में आपको 10 दफा, और प्रोडक्ट सी में 25 दफा। अब आ जाते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच पे। ट्रेडिशनल अप्रोच का हमेशा ये मतलब होता है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और उसने ये बात बता दी है कि ट्रेडिशनल अप्रोच यूज करनी है बेस्ड ऑन लेबर आवर्स। ठीक है, यानी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जब आप ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कंप्यूट कर रहे होंगे तो आप टोटल ओवरहेड्स दैट इज 1700,000 को डिवाइड करेंगे टोटल लेबर आवर्स से। टोटल लेबर आवर्स कितने होंगे आपके पास? ये है लेबर आवर पर यूनिट 3, 4 और 2। ठीक है, तो इनको इनकी यूनिट्स रिस्पेक्टिव यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास 240,000 का टोटल लेबर आवर्स आ जाएंगे। ठीक है, दोनों को डिवाइड करेंगे, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगा 7.08 पर डायरेक्ट लेबर आवर। ठीक हो गया। अब टोटल कॉस्ट कंप्यूट करनी है तो कैसे कंप्यूट होगी? इन्होंने बोला है कि यूनिट कॉस्ट चाहिए, यानी कॉस्ट पर यूनिट, पूरी टोटल प्रोडक्शन पे नहीं, यानी टोटल यूनिट्स के हिसाब से कंप्यूटेशन नहीं करनी, पर यूनिट के हिसाब से कंप्यूटेशन करनी है। तो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट थी 25, राइट। इसी तरह प्रोडक्ट बी के डायरेक्ट मटेरियल की थी 20, और प्रोडक्ट सी के डायरेक्ट मटेरियल की थी 18। ठीक है, फिर डायरेक्ट लेबर की जो पर यूनिट कॉस्ट आ रही थी वो थी 3 × 8, $3, सॉरी 3 घंटे आप काम कर रहे थे पर यूनिट के हिसाब से, सही है, और हर घंटे में आपकी कॉस्ट हो रही थी $8 की। ठीक है, तो 3 × 8 24 हो गया, 4 × 8 32 हो गया, 2 × 8 16 हो गया।
अब आ जाए आप ओवरहेड्स के ऊपर। ओवरहेड्स इसने बोला था कि हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं लेबर आवर्स के बेसिस पे, ठीक है। तो 7.08 आपके पास ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ गया था। ये पर डायरेक्ट लेबर आवर था, विच मीन्स कि आपको अब हर यूनिट के लेबर आवर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ए के लिए आप 7.08 इंटू 3 कर देंगी तो टोटल ओवरहेड्स पता चल जाएंगी, क्योंकि प्रोडक्ट ए में 3 घंटे इस्तेमाल हो रहे थे पर यूनिट पे। इसी तरह 7.08 इंटू 4 फॉर बी और 7.08 इंटू 2 फॉर सी, ठीक है। अब मूविंग ऑन, एबीसी में क्या होगा? एबीसी में मैंने आपको बताया कि इन्होंने डिफरेंट कॉस्ट पूल्स दिए हैं, ठीक है। सेटअप एक अलहदा ओवरहेड है, मशीन एक अलहदा ओवरहेड है, गुड्स इनवर्ड अलहदा है, पैकेजिंग अलहदा है, ठीक है। अब आपको 1700,000 तो लेना ही नहीं है, आपने 140 लेना है, 900,000, 280, 200,000 और 180 लेना है, ठीक है। और इसके लिए ये अलहदा अलहदा कॉस्ट पूल्स बने हुए हैं। इसके लिए आपको कॉस्ट ड्राइवर सेलेक्ट करना है। तो सेटअप के लिए तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन होता है, पैकेजिंग के लिए भी और इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग के लिए भी। अच्छा, मैं समझा दूंगी क्यों। सेटअप नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स पे क्यों डिपेंड करेगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स वो चीज होती है कि जब आप मशीन को चलाते हैं फिर वो पूरे अपना यूनिट्स कंप्लीट करके बंद हो जाती है, फिर वापस से चलाते हैं, ठीक है। तो आप जब मशीन स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले मशीन को सेटअप नहीं करेंगे, करेंगे ना मशीन को सेटअप। और जब मशीन को सेटअप करेंगे तो लाजमी सी बात है कि जब आप मशीन सेटअप कर रहे हैं तो उस पर अगर कोई कॉस्ट इनकर हुई है तो वो इससे लिंक्ड ही होगी। 5 बार मशीन चलानी है तो 5 बार मशीन सेटअप भी तो करनी पड़ेगी, उसमें कोई ना कोई कॉस्ट इनकर होगी। तो कॉस्ट इनकर होने की वजह क्या बनी? प्रोडक्शन रन बना, क्योंकि अगर प्रोडक्शन ना करनी होती तो फिर ये सेटअप कॉस्ट भी ना आती। इसी तरह पैकेजिंग नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर है। पैकेजिंग क्यों? क्योंकि जितनी दफा आपने मशीन चलाई उसने यूनिट्स प्रोड्यूस किए और उसके बाद उन यूनिट्स को पैक किया ना आपने। अगर आप मशीन चलाती ही नहीं, यूनिट्स प्रोड्यूस ही ना होते, तो पैकेजिंग की कॉस्ट ही ना आती। कुछ पैकेज करने के लिए होता ही नहीं ना। पैकेज का मतलब क्या है? क्या आप वो पूरा प्रॉपर तरीके से उसको कवर करें, प्रोडक्ट को अच्छे से डब्बे में डालें, पैक करें और फिर दे दें टू डिलीवर। इसी तरह इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग रिलेट करता है प्रोडक्शन के दौरान अगर कोई बीच में काम वाम करना हो, कोई मैनुअल काम करना हो प्रोडक्ट के ऊपर, तो उसको इंजीनियरिंग कहते हैं, ठीक है। तो वो भी प्रोडक्शन होगी तभी तो इंजीनियरिंग की नौबत आएगी ना। तो वही चीज इधर नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन से रिलेट कर रही है। अब आ जाए मशीन और गुड्स इनवर्ड्स पे। मशीन की कॉस्ट कब आएगी? जब आप घंटों घंटों मशीन चलाएंगे। तो आपने 1 घंटा मशीन चलाई तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट मशीन की उसके लिहाज से ही आएगी। इसी तरह 2 घंटे चलाई तो जाहिर है मशीन चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आ रही है, ओवरहेड इनकर हो रहा है। तो मशीन आवर्स की वजह से ही तो मशीन की कॉस्ट आती है। एंड देन गुड्स इनवर्ड्स। गुड्स इनवर्ड्स मतलब जो गुड्स आपने बेचे थे वो आपको वापस हो गए, कस्टमर ने वापस कर दिए। क्यों वापस कर दिए भाई? हो सकता है आपने डैमेज प्रोडक्ट दिया हो सकता है आपने गलत ऑर्डर भेज दिया हो सकता है कस्टमर को समझ ही नहीं आया हो आपका प्रोडक्ट। तो नंबर ऑफ रिसीट्स से पता चल जाएगा कि हमें ये चीजें वापस मिल गई हैं, ठीक है। रिसीट्स होती हैं जो रसीदें हम देते हैं ना, जब अगर आप कोई बिजनेस कोई लेट्स से रिटेल की शॉप चला रहे हो तो आप रसीद देते हैं किसी बंदे को कि भाई आपने ये चीजें खरीदी हैं। इसी तरह जब हम ग्रोसरी स्टोर जाते हैं तो हमें रसीद मिलती है कि भाई ये चीजें आपने हमसे खरीदी है। तो कॉस्ट पर एक्टिविटी किस तरीके से कंप्यूट होगी? 900,000 डिवाइड बाई 210,000 आवर्स किया है। कैसे 210,000 आवर्स किया? 900,000 तो आपको समझ में आ गई होगी, सीधा इन्होंने मशीन की ये कॉस्ट उठा लिया, डिवाइड करा डायरेक्ट मशीन आवर्स से। डायरेक्ट मशीन आवर्स कहाँ पर है? 2 into 40,000, 4 into 25,000, 3 into 10,000, क्योंकि ये मशीन आवर्स पर यूनिट है तो टोटल में कंप्यूट करना होगा। तो यूनिट से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया
तो ये हो जाएगा 2 इंटू 40,000 प्लस 4 इंटू 25,000 प्लस 3 इंटू 10,000। इससे आपके पास आ जाएगी 210,000 आवर्स। ये हो गए आपके $4.29 पर मशीन आवर, राउंडिंग ऑफ करके। सेटअप कॉस्ट के केस में नंबर ऑफ सेटअप्स, सॉरी नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन इसने दिए हुए, तो ये इधर इन्होंने टोटल किया हुआ है, ठीक है। आपको इसको किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं पड़ रही? क्योंकि यहाँ पर तो इसने पर यूनिट पर यूनिट पर यूनिट लिखा हुआ है ना, तो इसलिए हम यूनिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन ये नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन पर यूनिट नहीं है, ये टोटल में है। तो टोटल में जब चीज होती है तो उसको एज इट इज टोटल से उठा लिया करते हैं और डिवाइड कर देते हैं। तो $3,500 पर प्रोडक्शन रन हो गया। फिर गुड्स इनवर्ड्स में भी नंबर ऑफ रिसीट्स टोटल में ही है, 15 प्लस 25 प्लस 120 160 है, ठीक है यहाँ पर। क्योंकि इसने देखे नंबर ऑफ कंपोनेंट रिसीट्स टोटल में लिखा है, पर यूनिट नहीं लिखा है, तो 160 से डिवाइड कर दिया। अब आ जाए पैकेजिंग पे। पैकेजिंग में भी हमने प्रोडक्शन रन यूज कर रहे थे और इंजीनियरिंग में भी। तो 240 नहीं, 40,000 आपके पास प्रोडक्शन रन थे। माय बैड। पैकेजिंग इसे नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर्स पे किया हुआ है और इंजीनियरिंग भी नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर्स पे। तो प्रोडक्शन ऑर्डर्स मतलब कि जितना आपने ऑर्डर्स प्लेस किए उसके लिहाज से, ठीक है। अब आ जाए नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर। इसने ये भी टोटल में ही दिया हुआ है, तो ये 50 से आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये 4,000 और 3,600 आ गया पर प्रोडक्शन ऑर्डर। अब आ जाए ओवरहेड्स को एलोकेट करने के लिए। अच्छा, मशीन सॉरी एबीसी के केस में आपके पास जो मटेरियल और लेबर कॉस्ट है वो एग्जैक्ट सेम रहेगी जैसे कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में थी। तो उसको कॉपी पेस्ट कर दें, उसको वापस से कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है जब टोटल कॉस्ट कंप्यूट कर रहे हैं। सेटअप कॉस्ट पे आ जाते हैं। 3,500 पर प्रोडक्शन रन है, जबकि प्रोडक्शन रन ए के लिए हैं 5, बी के लिए 10 और सी के लिए 25, ठीक है। तो इन्होंने यही किया, 35 इंटू 5 किया, ए के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया, बी के लिए और सी के लिए 25 से मल्टीप्लाई किया। मशीन कॉस्ट जो थी वो $4.29 पर मशीन आवर पे थी, ठीक है। तो मशीन आवर्स पर यूनिट कितने हैं? 2, 4 और 3, और पर यूनिट है ये। तो 40,000 25,000 और 10,000 आपके पास यूनिट्स हैं। इन्होंने नीचे क्या किया है, वही किया है कि 2 इंटू 40,000 किया, 2 मशीन आवर्स पर यूनिट थे इंटू 40,000 यूनिट्स इंटू 4.29, ठीक है। गुड्स इनवर्ड्स की कॉस्ट आ गई $1,750 पर कंपोनेंट रिसीट। तो कंपोनेंट रिसीट्स कितने हैं हमारे पास? कंपोनेंट रिसीट्स हमारे पास थे 15 फॉर ए, 25 फॉर बी और 120 फॉर सी। तो सिंपली आपने ये करना है, 1750 इंटू 15, 1750 इंटू 25, 1750 इंटू 20। पैकेजिंग कॉस्ट पे आ जाते हैं। पैकेजिंग कॉस्ट में $4,000 पर प्रोडक्शन ऑर्डर है। और इसी तरह इंजीनियरिंग का भी देख लें, $3,600 पर प्रोडक्शन ऑर्डर है। और प्रोडक्शन ऑर्डर्स कितने थे हमारे पास? वो थे 15, 10 और 25, ए, बी और सी के लिए, ठीक है। तो 3,600 इंटू 15 और 4,000 इंटू 15, फिर 4,000 इंटू 10 और 3,600 इंटू 10 और 4,000 इंटू 25 एंड 3,600 इंटू 25। इस तरीके से आपकी एबीसी की कंप्यूटेशन होगी, ठीक है। उसके बाद टोटल ओवरहेड्स आ गए, डिवाइड कर दिया उनको टोटल यूनिट से प्रोडक्शन के। तो प्रोडक्ट ए का जो यूनिट आ रहा है टोटल यूनिट से वो थे आई थिंक 40, हाँ 40,000, प्रोडक्ट बी के 25,000 और प्रोडक्ट सी के 10,000। तो ये जो 500,950 है इसको 40, 25 और 10,000 से डिवाइड कर दें तो आपके पास एवरेज ओवरहेड पर यूनिट आ जाएगा, ठीक है।
जब एवरेज ओवरहेड पर यूनिट आ जाए उसको डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट जो कि एब्जॉर्प्शन में निकाली हुई थी उससे ऐड कर दें, टोटल यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। अब आ जाते हैं एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ एबीसी पे। एक ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि ये आप जब खुद रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एबीसी में एडवांटेज ये है कि एक तो कॉस्ट ज़्यादा एक्यूरेट देता है, और जब कॉस्ट ज़्यादा एक्यूरेट देता है तो जब हम प्राइस कंप्यूट कर रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट की तो प्राइसिंग भी हम सही से कर सकते हैं। एंड सिंस ये कॉस्ट ज़्यादा एक्यूरेट दे रहा है तो हम प्रॉफिट्स भी तो सही से कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हमें सेल्स रेवेन्यू यानी सेलिंग प्राइस पता होगी, हमें कॉस्ट सही से पता होगी, तो फिर हम प्रॉफिट भी सही निकाल सकते हैं, और उस प्रॉफिट के बिहाफ पर हम डिसीजन भी सही से कर सकते हैं कि यार कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए कौन सा नहीं बनाना चाहिए। जो प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिट दे रहा होगा हम उसको बनाना प्रेफर करेंगे, जो नहीं दे रहा होगा ज्यादा प्रॉफिट उसको बाद में बनाएंगे, या उसको कम बनाएंगे, या उसको हो सकता है बनाए ही ना। ठीक है। डिसएडवांटेजेस ऑफ एबीसी में ये मसला आता है कि बड़ा लंबा चक्कर है। आपने खुद ही देख लिया होगा, एब्जॉर्प्शन 2 मिनट में हो गया था। एबीसी में एक एक को चेक करना, एक एक को कंप्यूट करना बहुत लंबा प्रोसीजर है। तो एक तो ये मसला है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरा ये मसला कि जब आप एब्जॉर्प्शन से एबीसी की तरफ आएंगे तो आपको लेबर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो उसकी कॉस्ट अलग। ठीक है। फिर अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बावजूद पहली दफा में उन्होंने कुछ गलत किया तो उसकी रेक्टिफिकेशन कॉस्ट अलग। रेक्टिफिकेशन कॉस्ट क्या होती है? जो चीजें सही कर रहे होते हैं तो उनको कॉस्ट देनी होती है कि भाई आपने सही करवा दिया ये अकाउंट, या आपने ये गलती हुई थी ये सही करवा दी, तो रेक्टिफिकेशन कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ती है। उसके अलावा कॉस्ट ड्राइवर्स हो सकता है कि हर बंदा सही से एलोकेट ना कर सके। अब ऊपर जब मैंने आपसे डिस्कशन किया था तो मैंने आपको गलती से ये बोल दिया था कि प्रोडक्शन रन पे होता है। ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स में प्रोडक्शन रन पे भी होगा, पैकेजिंग और इंजीनियरिंग, लेकिन इस केस में क्योंकि इन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर्स दिए हुए थे तो हमने प्रोडक्शन ऑर्डर्स पे कर दिया। ठीक है। यहाँ पर हमारा एबीसी एंड हो रहा है। इन द नेक्स्ट क्लास हम टारगेट कॉस्टिंग की तरफ चलेंगे।